नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल पीईटी की नोटिफिकेशन इसमें चल रहा है और उसके फॉर्म आए हुए हैं, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर जीके जीएस जिसका वेटेज उसमें 50% है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है और इसमें मैं पूरा का पूरा जीके जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगा, ताकि अगर आप वो सारे वीडियोस हमारे देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग इन वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहें और हमें मोटिवेशन में और अच्छी चीज़ आपके साथ प्रोवाइड करें। और दोस्तों, अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक स्टडी प्लान इसके रिलेटेड बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डेली उसी समय से वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस समय पे कौन सा वीडियो आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्री लाइन क्या है, पहले तो इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, ट्री लाइन या जो वृक्ष रेखा है, ये पर्यावरण की ऐसी सीमा होती है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। तो पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का जो मान है ये 3600 से लेकर 38 मीटर तक का है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका जो मान है ये घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रह जाता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका कम होगा मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम हिमालय की पहाड़ियों में या हिमालयी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते हैं, तो उसमें वनस्पति में किस तरह का परिवर्तन आता है, ये आपका यहाँ पर आपको बताना है। पहला है कि तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना और तेज हवा। तो इसमें आपको यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं सही आंसर की यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तीनों हो जाएंगे आपका, 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि तापमान में भी गिरावट आती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन होता चला जाता है, जिसमें से कई सारी जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव का कम होना तथा हवा का हल्का होना, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो जैव विविधता में यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम हिमालय में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर जो जैव विविधता पाई जाती है उसमें कमी देखने को मिलती है। और इस परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके कारण हो सकते हैं कि तापमान में गिरावट आती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। ठीक है, वर्षा में परिवर्तन होता है, मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ होने लगती है, वायुमंडलीय जो है दबाव कम होने लगता है तथा हवा यहाँ पर हल्की होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जैव विविधता कम देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र कम होने लगता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम श्रेणी। तो यहाँ पर दोस्तों नवीनतम श्रेणियों की अगर बात करें तो ये पटकोई श्रेणियाँ, क्योंकि ये हिमालय श्रृंखला में पाई जाती हैं। ये हिमालयी जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये पटकोई श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है, यानी इनका अभी विकास हो रहा है, ये लगातार अभी ग्रोथ कर रही हैं और बढ़ रही है, इनकी ऊंचाई क्या है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पटकोई श्रेणी जो होती है ये हिमालय श्रेणियों में ही स्थित है और जिसका निर्माण जो है ये टर्शियरी युग में हुआ था, और शेष सभी यहाँ पर दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। बाकी जो इसमें दिए गए हैं ये सारी की सारी दक्षिण और मध्य भारत की श्रेणियाँ हैं, अतः यहाँ पर नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में 4 तरह की यहाँ पर ट्रांस हिमालय मैंने बताया था, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, पार हिमालय, इसमें 4 तरह की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। एक सबसे ऊपर आपका काराकोरम पाया जाता है, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत के जम्मू कश्मीर राज्य जो है, ठीक है, इसमें स्थित जो कश्मीर घाटी है ये उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। तो ये किसके किसके बीच में स्थित है,
उत्तर पूर्व में, अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं तो उत्तर पूर्व में ये आपका वृहद हिमालय, और दक्षिण पश्चिम में, इधर की तरफ दक्षिण पश्चिम में ये आपका पीर पंजाल श्रेणी के बीच यहाँ पर स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय, इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित हो जाता है कौन? जम्मू कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का इसमें से कौन सा भाग है? तो अक्साई चीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो अक्साई चीन की जो अवस्थिति है ये भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर यहाँ पर है, ठीक है। और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, और लद्दाख पठार जो है ये अक्साई चीन क्षेत्र की अवस्थिति में है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आपको यहाँ पर बतानी है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी जो ऊंचाई है, वैसे इसकी ऊंचाई है 8848, ठीक है, लेकिन लगभग यहाँ पर 8850 मान ली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछा गया है। यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट, ग्रेट हिमालय पे जो माउंट एवरेस्ट चोटी पाई जाती है, देखिए हर एक हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पर, इसमें छोटी छोटी ऐसे बड़ी कुछ छोटी इस तरह से पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी कुछ बड़ी पर्वत चोटी होती हैं और कुछ छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं। तो जो ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय की जो बात चल रही है, और उसके बीच में लघु हिमालय होता है, और फिर यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, या निम्न हिमालय इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय में जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको पता है 8848 है अप्रॉक्सीमेट। इसको 8850 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका नेपाल में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रेट हिमालय है इसकी ऊंचाई क्या है, यानी ये सारी की सारी चोटियों का जो एवरेज पूछा गया एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 6100 मीटर, यानी ये छोटी बड़ी कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं। तो इन सबका अगर एवरेज लेते हैं तो लगभग 6100 मीटर आता है। यानी कि अगर इसका एवरेज देखते हैं ग्रेट हिमालय का तो 100 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। और सर्वोच्च चोटी मैंने बताया इसकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, और 8848 मीटर यहाँ पर इसकी ऊँचाई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय किस चीज़ का, किसका पर्यायवाची है? हिमाचल पर्यायवाची किसका है? तो हिमाचल पर्यायवाची जो है ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हिमाचल की बात करते हैं तो इसमें मध्य हिमालय का पर्यायवाची आता है, और मध्य अथवा इससे हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। तो मध्य या लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। मैंने बताया था कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी ये क्या है, इसका अब निर्माण पूरा हो चुका था और अब ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यानी कि ये क्या है, धीरे धीरे इसका जैसे यहाँ पर विस्तार पर्वत जो होते हैं तो बहुत शार्प पेज होता है उनका, और फिर जब ये बहुत पुराने होते हैं तो ये शार्पनेस इनकी खत्म होती चली, कुछ ऐसे ऐसे गोलाकार रूप में आते चले जाते हैं, यानी इनके पास फ्लैट एरिया यहाँ पर बनता चला जाता है। तो उस तरह का कुछ उदाहरण है, क्योंकि अरावली पर्वत अब जो है उनका जो पीक है वो फिनिश हो चुका है, अब वो धीरे धीरे गोलाकार एरिया में यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी वो अवशिष्ट के रूप में उनकी जो चीज़ें वो धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है। तो यानी कि अब वे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, क्योंकि काफ़ी समय इनको बने हुए हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं और आपको डिटेल में यहाँ पर बताना चाहूँ, ठीक है, जो पूछा गया यहाँ पर कि जो अवशिष्ट इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो अरावली श्रेणी है, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जो मैंने बताया कि सबसे प्राचीन है, तो ये गुजरात के पालमपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो गुजरात है, ये यहाँ पर जो गुजरात है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये राजस्थान से फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली तक यहाँ पर जो है ये 800 किलोमीटर के एरिया में ये जो है पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। और इनका जो निर्माण है ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करूँ प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है उसके निर्माण में कई सारे कल्पों में उसके निर्माण को बांटा गया है, कई सारे महाकल्पों में, युगों में, उसके बाद सीधे सीधे कल्पों में बांटा गया है। तो उसमें से यहाँ पर इसका जो निर्माण हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी का, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, और इस काल को 600 से 570 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। कितना? 600 से 570 मिलियन वर्ष इस काल को पुराना माना जाता है, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए, अरावली की अगर हम बात करते हैं, तो ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अब चूंकि पर्वत श्रृंखला है, अरावली क्या है, एक तरह की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ऐसे ऐसे ये जैसे पर्वत श्रृंखला। अब इसमें कुछ छोटी चोटियां हैं, कुछ बड़ी सी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर। क्या है?
इसकी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है गुरु शिखर, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे बड़ी चोटी है उसे हम बोलते हैं गुरु शिखर और उसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो मैंने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मैंने बताया कि ये गुजरात के पालमपुर से होकर राजस्थान फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है, यानी कि लगभग 800 किलोमीटर के एरिया में। तो यहाँ पर इसमें राजस्थान सही आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? तो मैंने बताया कि ये प्री कैम्ब्रियन युग की है, यानी कि लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत ये जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है आपकी अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2695 मीटर तथा ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया भी कि अनाईमुडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा जैसे ऊपर है यहाँ पर उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी और इनके बीच में है सतपुड़ा श्रेणियाँ। ठीक है, तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में जो पर्वत श्रेणी स्थित है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही अनुक्रम आपको बताना है कि इनमें से सही अनुक्रम इसका कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगर हम सही अनुक्रम की यहाँ पर बात करते हैं, सही अनुक्रम अगर जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जैसे अगर हम दक्षिण भारत से चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में अन्नामलाई। तमिलनाडु में क्या देखने को मिलेगा? अन्नामलाई। और अन्नामलाई के बाद जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जवादी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो फिर हमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा मिलता है नन्नामलाई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये शीरर हमारा चलता है। तो सबसे पहले हो जाएगा अन्नामलाई, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर नल्लामलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ जो महादेव पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और मैकाल पर्वत श्रृंखला है, ये इधर से जैसे महादेव पहले पड़ेगा फिर मैकाल पर्वत, अगर ये हमारा प्यारा भारत है इस तरह से तो ये इधर बनेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद छोटा नागपुर जो कि यहाँ पर पड़ता है, फिर उसके बाद असम में खासी की पहाड़ियाँ। तो ये हमारा सही अनुक्रम इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनुक्रम देखते हैं तो ये निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है ये पहाड़ी है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर याद में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सा यहाँ पर स्थित है पहाड़ी, इसमें आपको बताना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के पर स्थित है? ठीक है, आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ठीक है, और ये जो है ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये जो है ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये इस जगह पर यानी कि इधर की तरफ यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा है और जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी मैंने बताया कि उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती और बीच में हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है।
नेक्स्ट है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ पुरानी सिफ्ट घाटी मानी जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर अजंता पर्वत श्रेणी है, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है सतमाला पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में है, फिर इसके बाद रहता है कैमूर पहाड़ियाँ जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, फिर रहता है नागा पहाड़ियाँ जो आपका यहाँ पर भारत म्यांमार सीमा पर है, और फिर उसके बाद पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। तो ये आपका सही अनुक्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर भी आपको सही अनुक्रम चुनना है। ये आपका फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका केरल और तमिलनाडु। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं, यानी कि केरल और तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो शेवराय पहाड़ियाँ हैं ये आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। और ये 4000-5000 फीट ऊँचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलीम कस्बे के पास अवस्थित है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आज का यहाँ पर क्वेश्चंस, और इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं इसी श्रृंखला के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।